जब बृहस्पति देव आपके सुखेश और सप्तमेश दोनों हों और वर्तमान परिस्थितियों में आपके भाग्य भाव में वक्री होकर बैठकर अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हों, तो उस नक्षत्र परिवर्तन का हमारे कन्या राशि के जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पति के होने वाले नक्षत्र परिवर्तन के संदर्भ में, जो कि 28 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। ये आप इस साल का अंतिम तो नहीं, लेकिन दूसरा अंतिम नक्षत्र परिवर्तन मान सकते हैं, क्योंकि अंतिम नक्षत्र परिवर्तन जो होगा वो शनि महाराज करेंगे और वो भी दिसंबर के माह में करेंगे। खैर, गुरुदेव बृहस्पति जो है वो आपके सुखेश होते हैं और साथ ही साथ सप्तमेश भी होते हैं, मतलब आपके सुख स्थान के स्वामी होते हैं, आपके विवाह स्थान, आपके व्यापारिक स्थान के स्वामी होते हैं। और ये अभी वर्तमान परिस्थिति में आपके भाग्य भाव में वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं। देखिए, आपके धन भाव के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र देव होते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान और नवम भाव के इसके स्वामी होते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए ये द्वितीयेश और भाग्येश दोनों ही होते हैं। वहीं चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव के स्वामी होते हैं। आप कहेंगे इतने सारे आज वर्णन क्यों? वर्णन इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अभी तक गुरुदेव बृहस्पति जो थे वो मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। ठीक है, 28 नवंबर को गुरुदेव बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। देखिए, रोहिणी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह जो है वो चंद्रमा के साथ किया था, और रोहिणी उन सभी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कही जाए तो वो चंद्रमा की रानी थी, और चंद्रमा का सबसे ज़्यादा स्नेह भी जो था वो रोहिणी के ऊपर भी था। ठीक है, तो चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी का नाम जो है वो रोहिणी है, रोहिणी नक्षत्र। और आपको एक चीज़ और पता होगी शायद कि हम सब के आराध्य श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था ना, वह भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। इतना महत्वपूर्ण है ये रोहिणी नक्षत्र। देखिए, चंद्रमा जो है ना वो हमारे मन का कारक है, हमारा मनस है चंद्रमा। आपका कोई भी प्लैनेट किसी भी प्रकार का हो, यदि आपने अपने चंद्रमा को अर्थात अपने मन को नियंत्रित कर लिया, तो आपने लगभग सभी अपनी पत्रिका के भावों पर एक प्रकार से विजय प्राप्त कर ली। चंद्रमा की 16 कलाएं कही जाती हैं। यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, यदि आपका चंद्रमा आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, आप श्री कृष्ण की शरण में चले जाइए, क्योंकि संपूर्ण 16 कलाओं के जो ज्ञाता हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। ठीक है, ये श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने महाभारत को रोकने का प्रयास भी किया और फिर महाभारत भी करवा दी। अर्थात सीधी सी बात है कि ये जो हमारा मन है ना, ये हमें किसी भी परिस्थिति में डाल सकता है। ये आपको तत्काल सुख का अनुभव करा सकता है, तत्काल ही आपको दुख का अनुभव करा सकता है, तत्काल आपको भौतिकवाद में ले जा सकता है, तत्काल ही आपको आध्यात्म की ओर भी ले जा सकता है। तो ये जो मन है ये हमारा चंद्रमा है। हमारे चंद्रमा जो है यदि आपके शुभ हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी पत्रिका का बहुत सारा पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली शुभ हो जाता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। खैर, ये तो चंद्रमा का वर्णन हुआ। अब बात करते हैं कि गुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो हमारे कन्या राशि के जातक जातिका पर किस प्रकार का प्रभाव ये देने वाले हैं। देखिए, बेसिकली अगर आप इसे कन्या लग्न से देखेंगे ना, तो आपको प्रभाव ज़्यादा सटीक बैठेगा, लेकिन फिर भी यदि आपको अपनी लग्न नहीं पता है और आप अपनी चंद्र राशि से देखना चाह रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं।
गुरुदेव बृहस्पति इस समय आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कि स्वामी शुक्र देव होते हैं। रोहिणी नक्षत्र मंडल के स्वामी जो है ना, ये वृष राशि के अंतर्गत आता है, और वृष राशि में इस रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रथम चरण जो है ये आपका मंगल के अंतर्गत आता है, द्वितीय चरण आपका शुक्र के अंतर्गत आता है, तृतीय चरण इसका जो है रोहिणी नक्षत्र का ये बुध के अंतर्गत आता है, वहीं चतुर्थ चरण, और अगर एक संपूर्ण रूप से माना जाए तो ये चंद्रमा के अंतर्गत आता है। इसके देवता जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, तो जब बृहस्पति रोहिणी में जाएंगे 28 नवंबर 2024 को, तो ये लगभग आप ये मान के चलें कि तकरीबन 4 महीने रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे और रोहिणी में ही मार्गी होंगे। ठीक है, तो गुरु क्या है, गुरु आपके सुखेश हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, अर्थात भूमि भवन वाहन माता इत्यादि का सुख जो है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। वहीं सप्तम भाव से आपकी जीवन साथी का सुख देखा जाता है, आपका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का रहेगा ये देखा जाता है, आपका व्यवसाय, आपकी भागीदारी, आपकी पार्टनरशिप किस तरह की रहेगी ये आपके सप्तम भाव से देखा जाता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करवद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो देखिए, गुरुदेव इस समय शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। आपका जो नवम भाव है भाग्य भाव, वहां पर शुक्र की राशि तुला ये वृषभ राशि मतलब टॉरस साइन जो है वो फॉल करता है, और इस समय वृषभ में गुरुदेव बृहस्पति विद्यमान है, बकरी स्थिति में है। जब बकरी स्थिति में कोई प्लैनेट होता है ना, तो वो अगर कोई शुभ प्लैनेट है तो वो आपको शुभ परिणाम ज़्यादा देता है। अब जबकि चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गुरुदेव जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि गुरु और चंद्र की मित्रता जो है वो जग जाहिर है। ठीक है, इसे एक प्रकार का नक्षत्र में बना हुआ गजकेसरी योग भी आप चाहें तो कह सकते हैं। वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन ये चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु जा रहे हैं तो इसको इस प्रकार से भी लिया जा सकता है। ठीक है, और अब क्या होगा कि जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, आपके सुख के कारक हैं, आपके सप्तम भाव के कारक हैं, और इनकी जो दृष्टियां हैं भाग्य भाव में बैठे हुए गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके लग्न भाव पर जा रही है। लग्न मतलब क्या हो गया, आप स्वयं हो गए, आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गई, आपका आत्मसम्मान हो गया, आपका इम्यून सिस्टम हो गया। चंद्रमा के नक्षत्र में जाने के बाद पता क्या होगा, आप थोड़े से जो है खूबसूरत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो रोहिणी नक्षत्र है ना, इस नक्षत्र में पैदा हुए जातकों की ये एक विशेषता होती है कि थोड़े खूबसूरत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इन्हें कहना चाहिए कि इनकी आँखें जो होती हैं ना, वो बोलती हुई आँखें होती हैं रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की। आपके अंदर जो है एक क्वालिटी ऐसी डेवलप होगी, मतलब आप अपने ऊपर जो है अपनी साज सज्जा पर आपका वह कुछ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि है और गुरु रोहिणी में है। ठीक है, आपकी वाणी में मधुरता बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए चंद्रमा जब ज़्यादा बली होता है ना, तो वो आदमी बहुत ज़्यादा मीठा बोलने लगता है। इसीलिए कभी कभी कहा भी जाता है कि ज़्यादा मीठा बोलने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये अपना काम निकलवाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मीठा बोलने लग जाते हैं। तो इन 4 महीनों के दौरान आपके नेचर में इस तरह का परिवर्तन आपको महसूस हो सकता है कि आपकी वाणी कुछ ज़्यादा ही मृदु हो जाए, लोगों को ये लगने लगे कि यार ये कुछ ज़्यादा ही मीठा बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करने से बचिएगा। हाँ, लेकिन आपकी वाणी जरूर मधुर होगी। आपके तेज में एक आपको स्पेशल क्वालिटी महसूस हो सकती है, मतलब जो आपके चेहरे का जो लावण्य है वो लावण्य आपको बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके पराक्रम भाव पे जाती है। पराक्रम भाव क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग का भाव है, साहस करेज का भाव है, हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है, आस पड़ोस का भाव है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल का भाव है, मास कम्युनिकेशन का भाव है, मीडिया से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है हमारा थर्ड हाउस। ठीक है, तो वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि मीडिया से रिलेटेड हैं,
या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, या वो मान लीजिए कि कोई जर्नलिस्ट है और वो अगर अपने काम में अगर अपने मीडिया को यूज़ करता है, भले वो यूट्यूब के रूप में यूज़ करे, चाहे वो सोशल मीडिया को यूज़ करे, लेकिन अगर वो कोई टेक्नोलॉजी इंटरनेट को यूज़ करता है तो निश्चित तौर पर ये जो आने वाले 4 माह हैं, इस माह के गोचर के दौरान जो है उसे शुभ फल देखने को मिलेगा। वहीं गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का होता है और आपके संतान का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड होता है, यही आपके स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। पंचम भाव आपके लव रोमांस से भी रिलेटेड होता है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जातक अथवा जातिका जिनके विवाह में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही थीं अभी तक, वो देखेंगे कि उनके संबंध बनते हुए दिखाई देंगे। अगर लव रिलेशन में थे और कुछ दिक्कत थी तो वो दिक्कत दूर होती हुई दिखाई देगी। संतान की एजुकेशन में अगर कोई समस्या आ रही थी वो समस्या आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। अगर आपको अपनी एजुकेशन में कोई समस्या महसूस हो रही थी, मान लीजिए आप खुद स्टूडेंट हैं और आपको अपनी एजुकेशन में कोई समस्या दिखाई दे रही थी, ये आपको आने वाले 4 महीनों के दौरान महसूस शायद ना हो, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी पत्रिका में अब चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं। मैं ये जो विश्लेषण कर रहा हूँ ये गोचर पे आधार पे कर रहा हूँ, और चंद्रमा किस स्थिति में है, गुरु आपके किस स्थिति में है, वो मुझे नहीं पता। शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, किस भाव में आपके नेटल चार्ट में बैठे हुए हैं, मैं ये गोचर के आधार पर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और इसी आधार पर आपको इसे देखना चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना तो ये जो ट्रांजिट है, यदि आपकी गुरु की दशा चल रही है तो ये ट्रांजिट जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। यदि गुरु आपके लिए शुभ हैं तो गुरु का चंद्रमा की नक्षत्र में जाना आपके लिए अत्यंत लाभदायक योग का निर्माण करने वाला है, और आपको इन 4 महीनों में इस किसी भी प्रकार का अपने कार्य को ख़त्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा लाभदायक योग है और ऐसे योग हर रोज़ नहीं बना करते। यदि आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।